इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए जो हमारा क्लास 11th का टेस्ट हुआ था 28 तारीख को, उसके जो सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पर पूरा पेपर है, इसके सॉल्यूशन, ये मैंने जो ओरिजिनल पेपर बनाया था, सभी छात्रों को ये पेपर दे दिया गया था। और जिनके पास नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पूरे PDF का लिंक मिल जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप इन सभी सॉल्यूशंस को एक बार रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर आपने कुछ गलत किया है तो। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, आई होप इट इज विजिबल फ्रॉम हियर। फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा, जिसमें हमें 2.91 इंटू 0.3842 अपॉन 0.080, इसको विद ड्यू कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसे हमें इवेल्युएट करना है। तो देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो ऊपर हमें मल्टीप्लिकेशन दिया है इसे परफॉर्म करना है, देन इसे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कर देना है, देन उसे हमें यहाँ पर नीचे देखिए डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ एक कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने आप भी कर सकते हैं। देखिए 2.91 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.3842 से, तो ये रिजल्ट हमारा देखिए करीब इतना आएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए 1.118022, इस तरह का रिजल्ट हमारा आएगा। और इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 0.080। अब देखिए यहीं पर कई बच्चे गलती कर देते हैं। सबसे पहले देखिए हमें यहाँ जो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है, सबसे पहले हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो देखिए जो फर्स्ट हमें यहाँ पर नंबर दिया था उसमें हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और जो दूसरा हमें नंबर दिया गया है उसमें हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बाकी तो सारे नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये हमारे सारे 4 सिग्निफिकेंट हो गए। अब मुझे बताइए इन दोनों में से कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? इसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने हैं? 3 हैं। तो जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये रूल है कि जब भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उन दोनों में से जिसमें कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और जितने भी होंगे उतने ही फिगर हमारे प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कम हमारे सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, 3 है, तो इसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो हमें इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर में एक तो ये है हमारा सिग्निफिकेंट, एक ये सिग्निफिकेंट है, एक ये सिग्निफिकेंट है, और बाकी इसके आगे की चीजें हैं। तो हमें यहाँ पर इसे 1 के बाद से इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब कैसे राउंड ऑफ करेंगे? तो देखिए रूल था कि अगर हमें जहां पे भी राउंड ऑफ करना है, देखिए हमें यहाँ इस 1 के बाद से इसे राउंड ऑफ करना है, तो जो नेक्स्ट डिजिट है अगर वो 5 से बड़ी होगी तो बाकी नंबर को ड्रॉप कर देंगे और उसके जस्ट एक पहले वाले में 1 ऐड कर दिया जाता है। अगर वो 5 से छोटी होगी तो सीधा सीधा इसे ड्रॉप कर देते हैं, इसे चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो डिजिट है, और इक्वल का भी केस होता है, वो मैं आपको बताया था क्या होता है, खैर यहाँ तो उसको करना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि 8 हमारा 5 से बड़ा है, इसलिए ये पीछे वाला जो पूरा नंबर है हमारा, इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए 1 यहाँ पहले से था, अब हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा, देखिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के कैलकुलेशन के बाद 1.12 अपॉन 0.080 ये हमारा यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए ये दोनों जो जीरो हैं हमारे, ये हमारे लीडिंग जीरोज हैं। लीडिंग जीरोज हमेशा ही क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है। और जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं देखिए वो हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों जो हैं ये सिग्निफिकेंट है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे यहाँ पर होंगे। तो देखिए अगर हम अब इसको डिवाइड करें यहाँ पर, अब इसे हम डिवाइड करेंगे 1.12 डिवाइडेड बाय 0.080, तो देखिए जो रिजल्ट हमारा आएगा, आपको दिख रहा होगा, रिजल्ट हमारा 14 आ जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहला प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए अब हम इसके बाद दूसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रॉब्लम क्या कह रहा, देखिए दूसरे प्रॉब्लम में हमें ये बताना है कि कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, दूसरे वाले में तो देखिए जहां जो पहला नंबर दिया गया है हमें, वो दिया गया है 0.007, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, 0.007 मीटर स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए समझिएगा,
सबसे आसान तरीका सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालने का ये है कि हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें, वहां से हमें बहुत आराम से सिग्निफिकेंट फिगर पता चल जाते हैं। देखिए अगर इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या होगा, इस डेसिमल को हमें यहां लाना पड़ेगा, इस डेसिमल को हमें यहां लाना पड़ेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 7। देखिए ये 1 2 3 प्लेसेस ये मूव कर रहा, इसलिए यहां पर आएगा 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। अब ये ध्यान रखिएगा, जो ये 10 की पावर वाला पार्ट होता है ये हमेशा इनसिग्निफिकेंट होता है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमारी यहाँ पे कितनी डिजिट हो गई सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर हमारा सिर्फ 1 है। देखिए यह नॉर्मल रूल से आप करना चाहिए, जितने भी जो पहला नॉन जीरो नंबर होगा उससे पहले यानी लीडिंग जीरोस जितने भी होंगे ये सब इनसिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद वाले जो होते हैं वो भी इनसिग्निफिकेंट होते हैं अगर डेसिमल ना लगा हो तो, लेकिन अगर डेसिमल के बाद यहाँ 2 जीरो और लगे होते तो हम उनको भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते, ये रूल होता है। तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। दूसरा देखिए, तो मैं बहुत जल्दी में आपको रूल समझा दे रहा हूँ, वैसे मैंने आपको ये सब रूल लिखवाए थे आपकी क्लास में, ठीक है, वो सब आपको मिल जाएंगे आपकी कॉपी में। देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा आंसर है, ये पहले से साइंटिफिक नोटेशन में है, ये पार्ट हमारा सिग्निफिकेंट कभी होता नहीं है, तो ये हमारे यहाँ पर कितने हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए, बहुत आसान, ठीक है। इसके बाद आप तीसरे वाले पे आइए। तीसरा वाला जो है ये हमारा 0.2370। अब देखिए यहाँ पर ये 0 क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो नंबर से आगे है, लीडिंग जीरो है, इसलिए ये तो इनसिग्निफिकेंट है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बाकी ये जो 4 होंगे ये हमारे सिग्निफिकेंट होंगे। ये हमारा देखिए क्या है, ये हमारा ट्रेलिंग जीरो है सॉरी, ये हमारा ट्रेलिंग जीरो है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए ये चारों हमारे यहाँ पर क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और देखिए अगर हम फोर्थ वाले की बात करें 6.320, अभी भी ये वाला जो हमारा ट्रेलिंग जीरो है ये पॉइंट के बाद है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। तो हमारे यहाँ पर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो पहले वाले में 1 सिग्निफिकेंट फिगर था, दूसरे वाले में 3, तीसरे वाले में 4 और चौथे वाले में भी 4। तो इस तरह से हमें देखिए सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना था। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा वो डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। देखिए वो हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हमसे एक एटीएम, हमारा एक एटीएम। अब देखिए बेटा जो एटीएम होती है एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर को नापने की एक यूनिट होती है। प्रेशर को नापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो आपको पता होगा, प्रेशर बाय डेफिनेशन फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर हम फोर्स की यूनिट की बात करें तो वो न्यूटन होती है, एरिया की यूनिट हमारी मीटर स्क्वायर होती है। तो इसकी जो एसआई स्टैंडर्ड यूनिट बनेगी, यानी कि हमारी इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूज होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज होती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में हम इसे एटीएम में कंसिडर करते हैं। आपने अगर ब्लड प्रेशर वगैरह कभी आपने नापा होगा या आपने देखा होगा, ब्लड प्रेशर को हम लोग मिलीमीटर ऑफ मरकरी में नापते हैं। उसका भी रीज़न है क्योंकि जो डिवाइसेस होते हैं ज़्यादातर ओल्ड समय में, जो पहले के समय में बने थे, वो मरकरी बेस्ड बने थे। उसका रीज़न क्या था वो आप पढ़ेंगे आगे चल करके, ठीक है। इसलिए हम उसे मिलीमीटर ऑफ मरकरी में एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं, या आज भी वही पुराना कन्वेंशन हमारा चल रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। देखिए 1 एटीएम बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये है। और हमें इसे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, हमें इसे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसे हम देखिए सीजीएस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। देखिए अब यहां पर हमें देखिए न्यूटन को और मीटर स्क्वायर को, इसको हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की तरह देखिए ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम यहां पर ये कह सकते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं हम देखिए ये जानते हैं कि जो 1 न्यूटन होता है ये 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है सीजीएस सिस्टम में, ये हमें मालूम है। और देखिए हम ये भी जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर अगर हम यहाँ से करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम हो गया, ठीक है। चाहिए तो आप इसे डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट हम कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, हमें 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को निकालना है, एक तरीके से आप समझिए। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, देखिए 10 की पावर 5 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है हमारा, मान लीजिए
देखिए न्यूटन को यहाँ पर हम एक समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 न्यूटन लिखा हुआ है, तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं कि इनटू में 1 न्यूटन। अब देखिए 1 न्यूटन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन की जगह पे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5 डाइन, और पर मीटर स्क्वायर है तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर की जगह पर हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, 10 की पावर 4। और देखिए न्यूटन को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, डाइन में, और मीटर स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसे हम करेंगे तो ये 10 की पावर 10 अपॉन 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये हमारा कुल मिलाकर के 10 की पावर 6 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखिए इसको कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप कर लीजिए, ये आसान पड़ेगा। ठीक है, वो अगर आप बड़ा मेथड लगाएंगे तो वो लंबा मेथड हो जाएगा, इसमें कहीं पर ये मेंशन्ड नहीं है, तो आप इसको इस तरह से करिए, ये आसान रहेगा। ठीक है, तो ये 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा। चाहे तो आप इसे लंबे मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, उसमें हमें लेकिन न्यूटन को क्या मानना पड़ेगा, न्यूटन को एक बेसिक यूनिट मानना पड़ेगा, और सेंटीमीटर को हमें एक बेसिक यूनिट तो है ही है, खैर वो तो सीजीएस सिस्टम में होती ही है। फिर हमारा n1 u1 इक्वल टू n2 u2 वाला फॉर्मूला लगा के उसको करना पड़ेगा, वो लंबा हो जाएगा। ये मेथड देखिए छोटा है, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब देखिए हम अपने चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन हमें किस तरह से करना था, देखिए चौथा क्वेश्चन जो था, चौथा क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमें चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। अब देखिए जो पहला पार्ट हमें यहाँ पे दिया गया है वो हमें दिया गया है रो इज इक्वल टू 3g अपॉन में 4 पाई RE और कैपिटल G, ये हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो हम देखिए इसको डायमेंशनली चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ पर रो दिया है, रो हम जानते हैं कि क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी का डायमेंशन बच्चों आपको सीधा मालूम होना चाहिए, डेंसिटी का डायमेंशन होता है, एक मिनट, डेंसिटी का जो डायमेंशन होता है वो होता है ml की पावर -3। ठीक है, ml की पावर -3। इसे आप निकाल भी सकते हैं भाई, जो डेंसिटी होता है हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन m होता है, वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब्ड होता है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ml की पावर -3। तो ये हमारा डेंसिटी का डायमेंशन आ जाएगा, तो सीधा आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशन हो गया। अब देखिए हमारे जो RHS है हमारा, उसका डायमेंशन हमें चेक करना पड़ेगा, उसका भी डायमेंशन एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 3g अपॉन में 4 पाई, देखिए 4 पाई को हम ड्रॉप कर दे रहे हैं, इसलिए ड्रॉप कर दे रहे हैं क्योंकि भाई जो पाई होता है इसकी वैल्यू 22/7 के लगभग होती है, तो ये तो प्योर कांस्टेंट है, ये भी प्योर कांस्टेंट है, तो इसको छोड़ दिया। हमें यहाँ पर सिर्फ RE और G लिखना पड़ेगा जिनकी कुछ डायमेंशन होती है। अब कई सारे बच्चों ने क्या किया कि इस G की उन्होंने सोचा कोई डायमेंशन ही नहीं होती है। ये बच्चों जो G है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आता है, वो है ये। ठीक है, इसकी भी डायमेंशन होती है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख ली है क्योंकि मुझे खुद नहीं याद था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक बार लिख लिया ताकि मैं भूल ना जाऊँ इसको, ml की। तो ये आपको देखिए याद करना पड़ेगा। अब हम लोग तो भाई टीचर है तो हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं होती। रीज़न यही है कि भाई हम लोग तो जब चाहेंगे तो हमें अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं। 3 को भी आप यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, देखिए 3 भी क्योंकि प्योर कांस्टेंट है, इसको भी ड्रॉप कर दिया। G हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अगर हम देखेंगे तो इसका जो डायमेंशन होता है ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है LT की पावर -2, ये हो गया। R देखिए R है रेडियस ऑफ द अर्थ, RE, तो इसकी डायमेंशन लेंथ के जैसी हो जाएगी। और G की डायमेंशन देखिए अभी हमने निकाली, m इनवर्स L क्यूब्ड T की पावर -2। अब जरा ध्यान देखिए, ये L से ये L कैंसिल हो जाएगा और ये T स्क्वायर से ये T स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों डायमेंशंस को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो देखिए ये m इनवर्स जब ऊपर जाएगा तो m हो जाएगा, और L क्यूब जब ऊपर जाएगा तो L की पावर -3 हो जाएगा। तो यानी RHS की डायमेंशन क्या आई, ml की पावर -3, और LHS की डायमेंशन क्या आई थी, ml की पावर -3। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये हमारी डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन। ठीक, ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए एक पार्ट हो गया। अब देखिए इसके बाद दूसरे पार्ट की बात करते हैं।
एक मिनट में जरा देख लो रिकॉर्डिंग हो रही ठीक से या नहीं हो रही। तो ये रिकॉर्डिंग तो हमारी अच्छी चल रही है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारी देखिए हो गई। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अपनी सेकंड इक्वेशन जो थी उसको चेक करते हैं डायमेंशनली। खैर वो तो आप जान ही रहे हैं, वो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं काफ़ी पहले से, तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। तो जो सेकंड इक्वेशन है देखिए वो हमारी बहुत आसान है। सेकंड इक्वेशन k इज इक्वल टू हाफ mv², ये है हमारी इक्वेशन, ठीक है। k काइनेटिक एनर्जी है, m मास है, v वेलोसिटी है। देखिए इसमें LHS का डायमेंशन निकालते हैं। तो LHS देखिए हमारा k है, k हमारी काइनेटिक एनर्जी है। अब ये एनर्जी है, एनर्जी का बेटा डायमेंशन होता है क्या, ml² t की पावर -2, ये एनर्जी का डायमेंशन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों का डायमेंशन वही होगा, तो इसका डायमेंशन ये हो गया। अब देखिए RHS की बात करते हैं हम। तो RHS में हम देखेंगे तो हाफ को आप ड्रॉप कर दो क्योंकि हाफ कांस्टेंट है, mv² हो गया। m का डायमेंशन देखिए m होगा, v का डायमेंशन जो होता है वो होता है lt की पावर -1, इसका स्क्वायर है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे करेंगे तो देखिए m स्क्वायर करेंगे तो l² t की पावर -2, -1 × 2 -2। अब इसको सबको एक ब्रैकेट में अगर लिख देंगे तो ये हो जाएगा ml² t की पावर -2। तो ये हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन दोनों करेक्ट हैं, सही है। तो इसलिए ये इक्वेशन भी हमारी डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखिए 4 क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लिया। तो देखिए एक बहुत आसान पेपर था, लेकिन आप लोग पता नहीं कई लोग अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, इतना टफ पेपर नहीं था, ठीक है। अब देखिए अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी फाइनल और आखिरी क्वेश्चन पे। देखिए आखिरी क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज टाइड टू अ स्ट्रिंग। एक पार्टिकल है हमारे पास जिसको एक स्ट्रिंग पर टाई कर दिया गया, बांध दिया गया, ये हमारे पास पार्टिकल हो गया, ठीक है। इसका मास जो है बेटा ये m है, ऐसा कह रहा, ठीक है। और इसको सर्कुलर पाथ में घुमाया जाता है, इसको सर्कुलर पाथ में इस तरह से घुमाया जाता है। और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो कितनी है, वो r हो गई। और ये जो घूम रहा है इस पाथ में वो v वेलोसिटी से नाच रहा है, यानी ये v वेलोसिटी से यहाँ पे घूम रहा है। इसमें कहना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कि यहाँ सेंटर की ओर लगने वाला जो फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कितना होगा इस पार्टिकल पर। उसके लिए हमें डायमेंशनल मेथड से देखिए एक फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो तभी सर्कुलर पाथ में घूम सकता है अगर उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगे उसमें। तब अगर आप कभी मेले में या कहीं पर भी जो घोड़ा गाड़ी होती है आपने देखी होगी, जो इस तरह से चलते हैं, अगर आप उसमें कभी भी बैठे हो तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि यहाँ ब्रेक डाउन डांस एक होता है बड़ा सा झूला, उस पर आप कभी बैठे हो तो उसमें आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब वो घूमता है तो ऐसा लगता है कि सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। यानी ऐसा लगता है कि जैसे हम सेंटर की ओर खींचते हुए चले जा रहे हैं, या अगर आप वहाँ पर होल्ड नहीं करेंगे किसी चीज़ को तो आप बाहर फेंका जाएंगे, झूले से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो उसमें चोट भी लग सकती है, इसीलिए उसको बांध देते हैं काफ़ी अच्छे से, या रोलर कोस्टर में। तो वहाँ पर देखिए होता यही है कि वहाँ पर सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। अब हमें यहाँ पर उसके लिए देखिए एक फॉर्मूला बनाना है। तो देखिए डायमेंशनल मेथड से हमें यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है, देखिए हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट, अब देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इस ऑब्जेक्ट पे मास पर डिपेंड कर रहा, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। तो हम ऐसा कह देते हैं कि ये इसके मास की पावर a पर डिपेंड करता है। दूसरा ये कह रहा है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये इसके वेलोसिटी की पावर b पर डिपेंड कर रहा। आप कुछ भी कहीं भी मान सकते हैं, उससे नहीं दिक्कत है। और हम ऐसा मान लेते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इस रेडियस की पावर c पर डिपेंड कर रहा है, ये थर्ड इक्वेशन। और तो हमें यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है। अब देखिए इन तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे। अब देखिए कंबाइनिंग 1, 2 and 3 तीनों को हमने कंबाइन कर लिया। तो देखिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। देखिए जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो वहाँ पर हमेशा एक
कांस्टेंट लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट को k मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए हमारा काम यही है कि इस a b c की वैल्यू निकालना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशंस को दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए तो अब देखिए जो FC है ये तो फोर्स है, फोर्स का बेटा डायमेंशन होता है mLT की पावर -2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि देखिए मास का डायमेंशन तो m होता है और इसकी पावर यहाँ पर कितनी है, a है, तो मास की डायमेंशन की पावर a हो गई। देखिए जो हमारा L है यानी V है हमारा, इसकी डायमेंशन होती है LT इनवर्स, तो LT इनवर्स हमने यहाँ पे लिखा और इस पूरे की पावर b, और r जो है ये L है हमारा, तो इसकी पावर लिख दिया c। भाई r एक तरह की लेंथ है। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करके डायमेंशंस को इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखिए m की पावर a यहाँ पर एक ही बार है, तो इसको यहाँ लिख दिया सिंगल टाइम। अब देखिए समझिए l की पावर यहाँ पे b है और l की पावर c है, तो जब भी बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर पावर को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा b प्लस c, l की पावर b प्लस c। और देखिए t कहाँ पर है, t केवल यहीं पर है, यहाँ पे t की पावर -1 है और इंटू b से करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर -b, ये तो ये हमारा दोनों तरफ बना है। अब देखिए दोनों तरफ हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे इंडेक्स को, तो कंपेयरिंग इंडेक्सेस बोथ साइड हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इंडेक्सेस बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब देखिए हम इनको दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारी a b c की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अगर इंडेक्स कंपेयर करें m की पावर 1 है और यहाँ पर हमारी m की पावर a है, तो a को यहाँ पर बेटा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब देखिए l की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पर b प्लस c है, तो इसका मतलब b प्लस c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। t की पावर -2 है और यहाँ पर t की पावर -b है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि -b इज इक्वल टू -2, तो यहाँ कैंसिल करेंगे तो यहाँ से देखिए b की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, ठीक है। अब इस b की वैल्यू 2 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -1 हमारी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारी -1 हो जाएगी। तो देखिए a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू 2 आई, c की वैल्यू -1 आई। ये सारी वैल्यू उठा के बेटा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग इन 4, ठीक है। तो हमने यहाँ 4 में वैल्यू रख दी, तो देखिए यहाँ से क्या बना, यहाँ से बन गया FC इज इक्वल टू K। देखिए m की पावर a है और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ सिर्फ सिंपली m आ जाएगा। v की पावर देखिए b है और b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर v की जगह पर v की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। r की पावर c है, c की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे r की पावर -1। अब इसको नीचे ले जाइए तो यहाँ पर FC की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, KMV² अपॉन में r, और यहाँ यही हमारा देखिए फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना है। हमने ये देखा है कि जो k की वैल्यू होती है ये 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर k की जगह 1 रख देंगे तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला बनना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स का वो mv² अपॉन r बनना चाहिए। लेकिन अगर आप k की वैल्यू 1 नहीं भी पुट करते हैं, ठीक है, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने तो नहीं पढ़ा है ना। अब हम लोग तो इतने साल से पढ़ा रहे हो तो हमको मालूम है कि k की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि फॉर्मूला ही यही होता है। तो यहाँ तक भी आप कर देंगे तब भी बिल्कुल सही है, कोई आपकी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इस वीडियो के माध्यम से, और कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा, पहला वाला मैंने बता दिया था, सेकंड बता दिया, थर्ड बता दिया, फोर्थ बता दिया, फिफ्थ, हाँ सारे बता दिए। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, पूरे पेपर को। तो इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इतना कोई टफ पेपर नहीं था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट आप में से किसी बच्चे को होता है तो एक बार फिर से आप आकर के पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, कहीं पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार फिर से बता दूं, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद।